आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर वेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। इस धरती और इसके क्लाइमेट से जुड़ा ऐसा पॉडकास्ट जहां आप जानेंगे हाउ टू लिव सस्टेनेबली एंड सेंसिबली। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। बचपन में एक खेल खेला करते थे, मूर्ति यानी स्टैचू। इसमें मूर्ति या स्टैचू बोलते ही जैसे थे वैसे ही रहना होता था। हिल गए तो आउट कर दिया जाता था। मैंने तो ये खेल खूब खेला है और इसमें हम मूर्ति बोलने से पहले एक लाइन भी गाते थे कि जंगल में आग लगी भागो बच्चों भागो, और बच्चे भागने लगते थे। तो अगर आपने भी ये खेल खेला है तो हमें बताइएगा। खैर, ये पहला वास्ता था हमारा जब हमें पता चला कि जंगल में आग भी लगती है। फिर मुहावरा भी सुनने को मिला, जंगल की आग। हम बातचीत में इस्तेमाल भी करते हैं कि फला बात जंगल की आग की तरह, यानी बहुत तेजी से फैल गई। इसके बाद जब चीज़ें थोड़ा समझ आने लगी और टीवी अखबार देखने पढ़ने लगे तो फरवरी से जून के महीनों में जंगलों में आग लगने की खबरें खूब आती थी। पता चला कि इससे बहुत नुकसान होता है। बड़ी संख्या में पेड़ या जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो जलकर मर जाते हैं। एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है और एयर पोल्यूशन जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। वैसे भी भारत में जंगलों का रकबा लगातार घटता जा रहा है। ऊपर से आग लगने की घटनाएं हों तो ये परेशान करती ही हैं। याद भी होगा कि 2019 में जब अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी, या 2020 में जब उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे थे, तो लोगों का गुस्सा फूट कर निकला था। तो इनके पीछे कारण क्या है? क्यों जंगलों में आग लगती है? कैसे जंगलों की आग पर काबू पाया जाए? और क्या जंगलों में आग लगने के सिर्फ नुकसान ही हैं या कुछ फायदे भी हैं? क्यों कई बार जंगलों में खुद से आग लगानी पड़ जाती है? और क्या है जंगलों में लगी आग को आग लगाकर ही बुझाने का तरीका? आज मैं अमन गुप्ता अर्थशास्त्र में ऐसे ही सवालों पर बात करूंगा और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं IFS अधिकारी रहे HS पावला जी। 35 सालों तक फॉरेस्ट विभाग में सेवाएं दी हैं और 2012 में आप मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पद से रिटायर हुए हैं। और आपने वाइल्ड लाइफ के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपने एक्सपीरियंस से जुड़ी कई किताबें लिखी हैं। इसमें रोड टू नोवेयर, वार्डन्स इन शेकल्स, बिसाइड्स लविंग द बीस्ट काफ़ी चर्चित हैं। बिसाइड्स लविंग द बीस्ट किताब तो मैंने ही पढ़ रखी है और पूरा चैप्टर ही उसमें एक वाइल्ड फायर्स के बारे में है। तो इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए भला उनसे बेहतर कौन होगा, उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो अर्थशास्त्र के इस एपिसोड में हमने उन्हीं को बुला लिया है। और अर्थशास्त्र जो लोग सुनते हैं उनको पता होगा कि पिछले एपिसोड में जो हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में सुझाए गए अमेंडमेंट को लेकर किया था, उसमें भी पावला जी मौजूद रहे थे। तो पावला जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका अर्थशास्त्र में। दोबारा आपसे बातचीत हो रही है। Pleasure to be back. अच्छा सब्जेक्ट है। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। तो सर, आज बातचीत हम जंगलों की आग पर करने वाले हैं और लंबा अनुभव है आपका। 35 साल की आपने सर्विस की है। जाहिर तौर पर फायर मैनेजमेंट से आप जुड़े ही रहे होंगे। आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि पहली बार कब आपका जंगल की आग से सामना हुआ? अमन, मैं 1977 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया था और पहले 3-1 साल तो ट्रेनिंग में निकल गए। और उसके बाद 1981 में 81 में मेरी पोस्टिंग कान्हा में हुई। कान्हा, जैसा आप लोग जानते हैं, पुराना एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क है जहाँ बहुत पुराना वर्क मंडला जिले में है। बड़ा जबरदस्त। मैं भी रिसेंटली घूम के आया हूं। अच्छा जी, ओके, गुड। तो वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, सिस्टम्स हैं, काफी एस्टेब्लिश्ड हैं। स्टाफ को पता है क्या करना है, कैसी एक्सीजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है, तो वो सब काम जानते हैं। तो जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो बाय एंड लार्ज मेरे को कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ फायर मैनेजमेंट में, बिकॉज जैसे ही कभी कोई इंसिडेंस होता था तो लोकल स्टाफ, हमारे रेंज ऑफिसर्स, हमारे रेंज असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, दे वुड हैंडल द सिचुएशन। उसके बाद मैं
पन्ना नेशनल पार्क को क्रिएट करने की जिम्मेदारी मेरे को दी गई। यहाँ सब कुछ नया था, एक ये नया कॉन्सेप्ट था नेशनल पार्क बनाने का, स्टाफ भी नया था। तो उसमें पन्ना क्योंकि ज्यादा ड्राई डिसिडुअस एरिया है, वहाँ आग ज्यादा लगती थी। तो वहाँ बुंदेलखंड वाला इलाका वैसे ही सूखा बुंदेलखंड है। वाला एरिया है, तो वहाँ मेरे को काफी इंटीमेट इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती थी हमारे जंगल की फायर को मैनेज करने के लिए। जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, जिसके आधार पे फिर मेरे को एक फायर के संबंध में अपनी एक नई सोच को आगे डेवलप करने का मौका भी मिला। तो सर कब सामना हुआ आपका आग से, वो थोड़ा कोई किस्सा एक आध बताइए। किस्से तो फायर के बहुत सारे होंगे। हाँ, चैलेंजिंग जो रहा हो। जी, तो पन्ना और बांधवगढ़ दो नेशनल पार्क मेरी एक तरह से ट्रेनिंग और कर्म भूमि रही है, जहां मेरे को बहुत कुछ करने और सीखने का मौका मिला। तो पन्ना में जब हमने ज्वाइन किया तो पन्ना नेशनल पार्क नाम के लिए था, लेकिन उसको नेशनल पार्क बनाना था। 1982 में मैं पन्ना में पहुंचा विंटर में। तो जो 83 की समर थी उसमें पहला फायर सीजन था वहां का। तो उस साल जंगल में बहुत ज्यादा आग नहीं लगी, क्योंकि वो जंगल में बहुत सारे जानवर ढोर चरते थे, गांव वालों के बहुत सारे गांव थे पार्क के अंदर, और जितना भी जलने लायक मटेरियल था जिसको फ्यूल कहेंगे अपन, वो फ्यूल पूरा गांव ढोर जो थे चर जाते थे, और गांव वाले अपने जलाने की लकड़ी वकड़ी लाते थे, तो जो भी फ्यूल था वो कलेक्ट कर लेते थे। इसलिए फायर बहुत सीरियस वहां पे नहीं होती थी। लेकिन पहले साल में ही जब हमने नए कंट्रोल सिस्टम्स वहां शुरू किए, तो ग्रेजिंग के ऊपर कंट्रोल किया। बहुत सारे जो इलीगल ग्रेजिंग थी, बाहर से लोग आके वहां कैंप करके ग्रेज करते थे, तो उनको हटा दिया। तो अगले साल हमारे जंगल में घास बहुत हो गया, और गांव वालों के जो लोकल जो ढोर थे उनको भी एक डिसिप्लिन में आने के लिए हमने प्रेशर डाला कि कहाँ चरेंगे कहाँ नहीं चरेंगे। तो अगले साल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा फ्यूल लोड हो गया, जिसकी वजह से जो फायर लगी उस साल में तो बहुत ही सीवियर किस्म की हो गई। करीब 30% इलाके में लग चुकी थी। करीब पहले साल में करीब 30% जंगल हमारा जो था जल गया। तो फिर हमने उसके बारे में रेडिकल सोच डेवलप करने की कोशिश की कि क्या करें, सिस्टम को कैसे हम स्ट्रेंथन करें। तो नई फायर लाइंस बनाई, स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दी, हमने कुछ लिटरेचर बुलवा के नए सिस्टम्स को क्रिएट करने की कोशिश की, और स्टाफ को एक तरह से मोटिवेट किया कि फायर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो अगले साल फिर काफी काबू रहा, और धीरे धीरे फिर फायर के ऊपर हमने एक तरह से कंट्रोल पा लिया। तो अगले उसके बाद उतनी ज्यादा फायर जो इंसिडेंसेस थी पन्ना में फिर नहीं हुई। अच्छा, तो सर इसका मतलब जो फायर लगती है वो यही है कि पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, चीड़ वीड़ के पत्ते गिरे होंगे, उनमें आग लग जाती है, तो ये कारण तो रहते ही होंगे। इसके अलावा और कौन से कारण रहते हैं जिनकी वजह से आग लगने के लिए अमन दो चीजें चाहिए। एक तो फ्यूल चाहिए, दूसरा कोई इग्निशन ट्रिगर चाहिए, आग जिससे जले। तो क्योंकि आग तो अपने आप फ्यूल होने से आग नहीं लगती, लेकिन फ्यूल को जलाने के लिए कुछ आपको दिया सलाइक चाहिए। तो एक ये नेचुरल भी हो सकती है, ये मैन मेड भी हो सकती है। हमारे क्योंकि सारे जंगलों में गांव हैं, लोग रहते हैं, और लोगों की पुराने जंगल के जुड़ा हुआ एक कल्चर है, जिसको जंगल को कैसे यूज करना है वो उसमें फायर का यूज होता है। चाहे वो तेंदुपत्ता कलेक्शन हो, चाहे वो महुआ कलेक्शन हो, चाहे साल सीड कलेक्शन हो। और कुछ एरियाज में लोग जो हैं वो नया घास पैदा करने के लिए पुराने घास को जलाते हैं, ताकि अगले साल जो ग्रास का नया फ्लैश है बहुत अच्छा आए। कई एरिया में इंक्रोचमेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है, वहां भी जो इंक्रोचर्स हैं, जो जंगल को इलीगली ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी जंगल को काट के जला देते हैं। तो अगर आग लगने के बहुत सारे फैक्टर्स जंगल के अंदर रहते हैं, और इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया। किसी एरिया में कोई डोमिनेंट फैक्टर होता है, किसी एरिया में कोई डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो आपको जब फायर को कंट्रोल करना है, दोनों चीजों को कंट्रोल करना है। नंबर एक, इग्निशन जो सोर्सेज हैं वो आपके जो हैं आपके कंट्रोल में हो, और नंबर टू, फ्यूल मैनेजमेंट एक मेजर फैक्टर हो सकता है। और तीसरा ये है कि जब आपको फायर को रिस्पॉन्ड करना है, तो आपके जो सिस्टम्स हैं, जो आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास कम्युनिकेशंस हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट है, स्टाफ स्ट्रेंथ है,
स्टाफ की ट्रेनिंग है, ये मौके पर आपको अवेलेबल हो, जिससे आप जैसा चाहें फायर के मामले में इंटरवीन कर पाएं। जैसे ये फल वगैरह की बात कर रहे हैं सर, कि जैसे महुआ वगैरह की लोग महुआ का फूल, हाँ, महुआ का फूल वगैरह जो लोग इकट्ठा करने जाते हैं इनको, तो कई जगह तो देखा है कि इसको रोकने के लिए नेट वगैरह भी लगा दिए गए हैं ताकि लोग बहुत उन्हें कोशिश जमीन करते में हैं। उसमें कई तरह के इंटरवेंशन मौके पर स्टाफ के अपने लोकल क्रिएटिविटी और लोगों से संबंध के साथ के आधार पर करते हैं। पहले तो लोगों को अच्छा। समझाते हैं कि भाई आग लगने से जंगल का नुकसान होता है, आप लोग आग महुआ के लिए यूज ना करें। वो आग यूज इसलिए करते हैं कि वो जीविका का साधन है उनकी, नहीं लकड़ी नहीं, इनका होगी। साधन है, महुआ तो चाहिए, लेकिन महुआ हाँ, के फूलों को इकट्ठा करने के लिए आग की जरूरत क्या है? आग हाँ, इसलिए लोग लगाते हैं कि महुआ के पेड़ के नीचे उसके पत्ते पूरे के पूरे झड़ जाते हैं और पूरा फ्लोर जो है वो कवर हो जाता है। तो महुआ के फूल जब गिरते हैं जमीन के ऊपर तो पत्तों में ढक जाते हैं, तो उनको ढूंढने में आसानी हो इस इसको वजह से। ढूंढने में मुश्किल होती है, तो इसलिए वो लोग जला देते हैं। महुआ के फूल क्योंकि हरे और वाइट कलर के रहते हैं, जब नीचे जले हुए काले फ्लोर के ऊपर गिरते हैं तो आसानी से उनको बीनने में दिक्कत नहीं होती है, तो इस वजह से लोग जलाते हैं। तो लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई आपके लिए तो ये आसानी है, लेकिन आग जंगल में फैल जाती है तो उससे जंगल को नुकसान होता है, वो जो नुकसान भी आप ही लोगों का है। इसलिए या तो आप आग का इस्तेमाल ना करें, झाड़ू से आप फ्लोर को ठीक सफाई कर लें, और अगर आग को लगाते ही हैं तो डू इट केयरफुली, आप वो आग फैलने ना पाए। और तीसरा, फिर कई दफे हमारे स्टाफ ने कोशिश किया कि भाई ओके आप करते ही हो तो आपको पेड़ हम अलॉट कर देते हैं, किस परिवार का कौन सा पेड़ है, ताकि अगर उस वहां से आग फैलती है तो बाकी लोगों को पता होगा कि भाई इसने लापरवाही से काम किया है, तो इसको हम तो वटएवर सोशली उसको दबाव डाल सकते करेंगे। और लेटेस्ट इनोवेशन जैसा आपने बताया, हमारे इसमें कई एरियाज में ऑफिसर ने लोगों को कहा कि ओके जमीन पे आपका महुआ गिरे ही नहीं, तो इसके लिए हम आपकी सहायता करते हैं, आप पेड़ों को नीचे जाल बांध दीजिए ताकि जो भी महुआ के जो फ्लावर्स गिरेंगे वो जाल के ऊपर रहें, जिससे उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें मिट्टी कचरा नहीं मिलेगा, और दूसरा आपको उसको बीनने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, पेड़ अलॉटमेंट की बात की सर आपने, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, मौजूदा समय में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो कहते थे कि अंग्रेज़ों ने अपने समय में लोगों को जंगलों पर एक तरह से हक और हुकूक दिए थे। मतलब ऐसा करते थे अंग्रेज़ की गांव वालों को एक एक दो दो पेड़ दे दिया करते थे, और तब ये नियम था, और इस वजह से होता क्या था कि लोगों में एक भावना रहती थी कि वो अगर जंगल में कोई दिक्कत आएगी, मान लीजिए आग ही लग जाएगी, तो वो उसको बुझाएंगे। लेकिन वो समय था कि वहाँ आग लगने की घटनाएं भी कम होती थी। लेकिन अब जो है जंगल के आसपास वाले लोगों को घास चाहिए, इसकी वजह से लोग आग लगा देते हैं। साथ ही साथ ये भी हो गया कि नियम हमने कुछ ऐसे बना दिए हैं कि अगर किसी के पास मान लीजिए 10 पेड़ भी हैं उस इलाके में, वो तो जंगल का ही हिस्सा मान लिए जाएंगे। तो अब लोगों को पड़ी ही नहीं है कि वो जंगलों को बचाएं, आग लग जाएगी तो वो उनको बुझाने भी नहीं जाएंगे। क्या इस तरह की चीज़ें हैं? ऐसा है कि इट्स अ मिक्स ऑफ सिचुएशंस एवरीवेयर, कहीं लोग कंसर्न्ड हैं, कहीं नहीं हैं। महुआ पर हमेशा से ही लोगों का अधिकार माना जाता रहा सब जगह, और लोगों को महुआ कलेक्शन की फ्रीडम रही है। कभी कभी ऐसा जरूर होता था कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप महुआ जो बेचना है केवल एक फिक्स कॉन्ट्रैक्टर को बेचेंगे, अदरवाइज लोग अपना महुआ इकट्ठा करके हमेशा से करते रहे हैं। और उनका आपस में गांव वाले एक इनफॉर्मल तरीके से पेड़ों को आपस में अलॉट कर लेते थे, क्योंकि ट्रीज लिमिटेड हैं और गांव वाले ज्यादा हैं, तो लड़ाई झगड़ा ना हो तो आपस में बांट लिया कि ये पेड़ तुम्हारा है, वो पेड़ मेरा है, तो महुआ को कलेक्ट कर लेंगे। और इसमें कोई किसी को फॉर्मली अंग्रेजों को या किसी को कोई अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें जिक्र था भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान का, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, उसके तहत कि जो जंगल की जितनी ज़मीन है वो सारी सरकारी ज़मीन है, उसको भी जंगल की ज़मीन मान लिया गया है। तो उस आधार पर अगर निजी तौर पर किसी के कोई पेड़ लगे हैं तो वो भी जंगल के हिस्से में आ गए हैं, इस तरह की बात है। नहीं, जंगल में शामिल कर लेना या नाम कर लेना वो अलग इशू है, ताकि जंगल का जो है नुकसान ना हो, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बहुत सारे हैं। आप कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो जिसको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, ये बाय एंड लार्ज हमेशा ही लोकल लोग उसका कलेक्शन जंगल से करते आ रहे हैं,
और सिस्टम्स हैव बीन वेरिंग लोकली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हम्म, कई कई जगह ये जो एलोकेशन है, डिवीजन है बिटवीन फैमिलीज, वो फॉर्मल है, किसी जगहों में इनफॉर्मल रहा होगा। और ये ज्यादातर लोकल ऑफिसर्स की जो एक सोच रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो अंग्रेज रहे हों चाहे हमारे इंडियन ऑफिसर्स रहे हों। तो जहां उन्होंने समझा कि भाई इस तरीके से जंगल का नुकसान कम हो सकता है, लोगों को इन्वॉल्व करें उसमें, लोगों को अब जिम्मेदारी दें, तो उससे जंगल को जो जो सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, तो ऐसा जरूर करते हैं। चाहे अंग्रेजों ने भी किया होगा, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही सोचते थे, जंगल को बचाने के नए नए तरीके ढूंढते थे, और वैसे ही हमारे ऑफिसर्स भी करते हैं। अच्छा सर, लोकसभा में अभी सरकार की ओर से कुछ आंकड़े दिए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि नवंबर 2019 से 2020 के बीच में जो आग लगने की घटनाएं हैं जंगलों में, वो करीब 1.25 लाख हुई, और इसी पीरियड में अगले साल यानी नवंबर 2020 से लेकर जून 2021 में बढ़कर करीब 3.5 लाख हो गई। यानी कुल मिलाकर 350% का इजाफा है, और सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं ओडिशा में हुई हैं। तो इस इजाफे की वजह क्या है? ओडिशा के बाद तो दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का भी आता है, वहाँ पर तो आपका मुझे नहीं पता आप किस जवाब का जिक्र कर रहे हैं। मैंने इंडिया में फायर सीन क्या है जंगलों में, उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस अपनी किताब में किया है, जिसमें एक चैप्टर का नाम है लिविंग विद फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर्स। मेरे को जो डेटा मिला उसके मुताबिक इंडिया में फायर इंसिडेंसेस जो हैं लगातार कम हो रही हैं। हमारा मध्य प्रदेश का एक्सपीरियंस भी यही है, और दूसरे राज्यों का भी, ओवरऑल इंडिया लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो भी यही रहा है। लोकली हो सकता है किसी स्टेट में या किसी जिले में बढ़ गई हो, या कहीं दूसरों में घट रही हो, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इंडिया में फायर इंसिडेंसेस जो है वो कम होती रही हैं। और जो 350% का इजाफा आप बता रहे हैं, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं सर, जो आंकड़ा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये खुद अश्विनी चौबे ने दिया है, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। पिछले साल जुलाई में उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये आंकड़ा दिया था। काफी ज्यादा देखिए, फायर का जो इंसिडेंस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हालांकि बहुत सारी फायर्स नेचुरल भी हो सकती हैं, मैन मेड भी हो सकती हैं, लेकिन अगर लोकल लोग सावधान नहीं हैं या वो जिद से जंगल को आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो आग बढ़ेगी। दूसरा, मौसम कैसा है, उस एरिया का जनरल मैनेजमेंट कैसा है, हीट कितनी है, मॉइस्चर कितना है, इन बातों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो और आपके पास जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कितना वेल इक्विप्ड है, और उसकी फायर के बारे में सोच क्या है, कई चीजों पर ये चीजें निर्भर कर सकती हैं। तो उड़ीसा में हो सकता है ज्यादा हुए हों दूसरे राज्यों के मुकाबले में, लेकिन इन जनरल जो सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें फायर जो हैं पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा होती है। जो आधी से ज्यादा फायर जो है इन्हीं इलाकों में लगती है, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले में और सेंट्रल। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो फायर्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इंक्रोचमेंट्स के नाम पे ज्यादा लगती हैं। वहां लोग जो क्योंकि जंगल काट के खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन करते हैं, तो उनको जंगल को सफाई करने के लिए आग लगानी पड़ती है, इसलिए वहां ज्यादा आग इस वजह से लगती है। और सेंट्रल इंडिया में ज्यादातर जो है, अपार्ट फ्रॉम, हालांकि इस मिक्सचर ऑफ फायर सोर्सेज, सभी इंक्रोचमेंट्स यहाँ भी होती हैं, और हो सकता है लोग कहीं स्टाफ की लोकल लोगों के साथ ना बनती, उसकी वजह से भी आगे लग सकती हूँ। लेकिन ज्यादातर जो फायर है वो महुआ कलेक्शन, तेंदुपत्ता कलेक्शन, और तेंदुपत्ता का कलेक्शन के नाम से कम हो गई है फायर, क्योंकि अब मैनुअल जो प्रूनिंग है तेंदुपत्ते की, जो झाड़ियां हैं उनकी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिलता है, शायद उससे कम हो गया है। लेकिन तेंदुपत्ता या फिर साल सीड के कलेक्शन में, जिन एरिया में साल है, कुछ हद तक फायर जो वो लगती है। अच्छा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं सर भारत वही में मैं फॉरेस्ट बता रहा था कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी जो भी सैटेलाइट बेस्ड स्टडीज हैं इंडिया में, उनके मुताबिक सन 2004 से डेटा उन्होंने कलेक्शन किया है, और 2004 से 2019 तक के आंकड़े उनके पास वेल, जिसके मुताबिक धीरे धीरे फायर इंसिडेंसेस जो इंडिया में कम होते आए हैं। और बर्न्ट एरिया है, वो भी आंकड़े मेरे सामने किताब में है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत क्लियर ट्रेंड नजर आता है कि फायर जो है उनके बोथ नंबर ऑफ फायर इंसिडेंसेस
एट द सेम टाइम एरिया बर्न्ट ऑल्सो कम होता जा रहा है। अगर मेरे को तो एक तरह से कुछ चिंता है कि हमने जो अपने इस सोच से जो जो हिस्टोरिकल फायर रजीम है वो चेंज किए, तो उनका हमारे जंगलों के ऊपर बुरा असर भी हो सकता है। इसलिए तो इसको तो किस इसके तरह कुछ से फायदे लेना भी है उसके बारे में कुछ और सोच करने की जरूरत है। तो मतलब आग लगने के कुछ आप कह रहे हैं कि फायदे भी हैं। खैर उस पर भी हम आएंगे सर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पर भी बात करेंगे। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह, किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्थशास्त्र। मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज हम बात कर रहे हैं वाइल्ड फायर्स यानी जंगलों की आग के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड IFS अधिकारी HS पाबला जी। 35 सालों का लंबा अनुभव है उनका वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट विभाग में। 2012 में वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य प्रदेश के पद से रिटायर हुए थे। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात किया था कि चिंता है आपकी कि हम अपने हिस्टोरिकल फायर रिजीम के साथ में एक छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो क्या ये नेचर के लिए ज़रूरी भी है? क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? जी अमन जी, जो फायर है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और ये हमेशा से, जब से धरती पर जीवन आया है तब से जीवन की एवोल्यूशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो फायर क्योंकि एक ऐसा एजेंसी है जो जो लिविंग मटेरियल को रिसाइकल करती है, तो इसलिए लाइफ को रिसाइकल करने में, लाइफ को आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। जंगलों में फायर को अपन दो तरह से नफे नुकसान की दृष्टि से देख सकते हैं। नुकसान तो हम सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो जंगल जलता है, पेड़ पौधे मरते हैं और धुआं होता है, एयर क्वालिटी खराब होती है। हम सबको वैसे ही बुरा लगता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हम सब समझते हैं कि जंगल में आग लगी मतलब बहुत बुरा हो गया है, एक तरह से कैलामिटी हो गई है। लेकिन अगर आप साइंस में जाएं, इकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें फायर की, तो फायर को दो तरह से देख सकते हैं अपन। नंबर एक, कोई जंगल हमेशा फायर से अनछुआ नहीं रह सकता। आग जंगल में लगनी ही है। जितना दो फायर के बीच में इंटरवल ज्यादा होगा, उतनी ही अगले आने वाली फायर जो है वो ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि फ्यूल जमा हो जाएगा और वो फ्यूल जो है फिर जो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग फायर्स को जन्म देगा। तो इस वजह से कुछ फायर्स जो हैं वो जंगल को बड़ी फायरों से बचाने के लिए, बड़ी आगों से बचाने के लिए काम आ सकती हैं। इसलिए जंगल में आग लगते रहना हल्की फुल्की, ऐसे सीजन में जब फायर बहुत ज्यादा वेरी हॉट फायर्स ना हो, वो इंटेंस फायर्स ना हो, ऐसा सीजन हो, चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे मॉइस्चर का मौसम हो, तो अगर लगती रहती हैं और छोटी छोटी आग लगती हैं तो वो बड़ी जो आग है जंगल को जो बर्बाद कर सकती है उसको रोकने में काम आ सकती है। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा इसका रोल बहुत बड़ा होता है जंगल में हैबिटेट डाइवर्सिटी पैदा करने का। जब जंगल में आग लगती है तो आग का पैटर्न एक सा नहीं रहता है। कहीं आग तेज रहती है, कहीं आग बहुत स्लो रहती है, कहीं बहुत हॉट रहती है, कहीं कूल रहती है, और कहीं ये जो वेजिटेशन है उसको ज्यादा सीरियसली बर्न करती है, कहाँ लाइटली बर्न करती है। और जितने भी हमारे लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो फायर रेजीम के लिए अडेप्टेड हैं, बिकॉज वो हिस्टोरिकली दे इवॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक फायर रेजीम हिस्टोरिकली। तो उनके अपने स्ट्रक्चर्स और उनका जो बिहेवियर है वो फायर को ध्यान में रख के ही बने हैं। तो और बहुत सारे प्रजातियां ऐसी हैं जो फायर डिपेंडेंट प्रजातियां हम कहते हैं, जो अगर आग नहीं लगेगी तो उनका रीजनरेशन मुश्किल हो सकता है, उनका प्रोपेगेशन मुश्किल हो सकता है। जैसे मान लो हमारे जो बड़े बहुत आम महत्वपूर्ण स्पीशीज हैं, साल और टीक है, इनमें ही इनके रीजनरेशन में फायर का बहुत बड़ा रोल रहता है। टीक का बीज जो है वो बहुत हार्ड रहता है, जब तक उसको जलाएं नहीं या गलाएं नहीं,
हम जब अब खुद प्लांटेशन करते हैं तो उसको गलाते हैं, तो उसको जब तक उसको नरम नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो पौधा है, जो उसका एम्ब्रियो है, वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए आग लगना है जो उसके लिए जरूरी है। जहां आग अपन टोटली रोक देंगे, हो सकता है उन एरिया में जो टीक की रिजनरेशन जो है वो प्रभावित हो। ऐसा ही साल सीड है, साल सीड की जो वायबिलिटी बहुत थोड़ी सी रहती है, और साल के पत्ते पूरे बहुत सारे गिर जाते हैं बीज गिरने से पहले। जमीन जब फ्लोर है पूरा पूरा पत्तों से ढक जाता है। तो अगर चीड़ और पाइन भी होगा फिर तो। हाँ, चीड़ में भी होता है। चीड़ तो पहाड़ों की चीज है, तो वहां भी यही होता है। तो यदि बीज जो है वो जमीन से संपर्क नहीं हो पाता है, तो वो बीज जर्मिनेट नहीं होगा, तो उस स्पीशीज की जो है वो एक तरह से जर्मिनेशन नहीं होगी, रिजनरेशन नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारी दूसरी प्रजातियां, उनको अलग अलग तरह से फायर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। और तीसरी बात यह, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई स्पीशीज बहुत ही प्रोफ्यूज जर्मिनेशन होती है, तो उनमें अगर उस पूरे के पूरे पौधे जिंदा रहते हैं, तो वो उनके लिए वहां रिसोर्सेज जो है, चाहे मिनरल हो, चाहे वाटर हो, या लाइट हो, सफिशिएंट नहीं होती। A lot of them have to die in order to create space for the remaining ones so that they can grow healthily. So fire is one of those agents which somehow thins out overpopulated areas. तो जिसकी वजह से फिर जो रिमेनिंग स्पीशीज जो पौधे बच जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से फायर का बड़ा कॉम्प्लेक्स रोल है। तो शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि एक तो बड़ी फायर को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए छोटी छोटी फायर हमारे लिए जरूरी हो सकती हैं। ना लगे तो हमें अपने आप फायर का इस्तेमाल करना चाहिए जंगल के अंदर। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, जहां तक है कि वहां तो उन्होंने कानून बना रखा कर इतने साल में जंगल आपका नहीं जलता है तो आप खुद जलाइए, नहीं तो फिर हमें सरकार को, लोगों को जवाब देना पड़ता है। कंट्रोल्ड बर्निंग, कंट्रोल बर्निंग या कूल बर्निंग, जो भी कह सकते हैं उसको। और दूसरा ये इसमें यह है कि जंगल में सभी स्पीशीज के लिए अप्रोप्रिएट हैबिटेट क्रिएट करने के लिए फायर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा टूल नहीं है। लेकिन अगर अनकंट्रोल हो जाए सर, क्योंकि देखते हैं कि जो आग है वो 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन तक लगी रहती है। अभी सरिस्का में देखिए 5 दिन से आग लगी हुई है, और यहाँ गुड़गांव में भी जो अरावली माउंटेन रेंज है वहाँ पर भी आग लगी हुई है, छत्तीसगढ़ में आग लगी हुई है वहाँ के जंगलों में। तो जब अनकंट्रोल हो जाती है आग, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा? देखो, फायर के दो तरह से हम इनको इस पे फैसला करते हैं। नंबर 1, इसका जंगल और जानवरों पे क्या असर होता है। नंबर 2, इससे कोई आसपास की आबादी को खतरा तो नहीं है। इंडिया में आमतौर पर आसपास की आबादी को कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि आग जनरली उन्हीं क्षेत्रों में लगती जहां लोग रहते हैं, और जहां लोग रहते हैं वहां जो फ्यूल लोड है जनरली बहुत कम रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोकल लोग जो जंगल पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो ढोर चराने के लिए, चारा लाने के लिए, चाहे वो जंगल से फ्यूल वुड लाने के लिए। तो इसलिए वो जो फायर होती है बहुत माइल्ड किस्म की रहती है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कभी अनकंट्रोल हो जाए आग, तो किसकी जिम्मेदारी रहती है इसकी? एक समय तक, जैसे आपने बताया कि ज़रूरी भी है, तो एक समय तक तो एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि हाँ ठीक है, ये आग ज़रूरी थी, लग गई और इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर वो तय समय से ज़्यादा लग रही है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? किस पर गाज गिरेगी इसकी? जिम्मेदारी तो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और किसी की नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ये सबको समझना है, आवश्यक है कि कौन सी फायर हमारे लिए खतरनाक है या अच्छी नहीं है, कौन सी फायर जो है वो अच्छी है। ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा सीवियर फायर है वो अच्छी ना हो, क्योंकि ऐसा है जैसे किसी नेशनल पार्क में अगर आग लगती है तो वहां पे वाइल्ड लाइफ इज द मेन फोकस, नॉट ट्रीज। तो आपको ये देखना है कि इससे क्या वाइल्ड लाइफ को फायदा होगा। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेड़ जो है जरूरत से ज्यादा घने हो गए हैं, वहां जानवरों के लिए फॉडर नहीं रहता है। तो इसके लिए अगर वो ट्री की डेथ होती है तो उसकी जगह नया घास का क्षेत्र पैदा होंगे, घास होगी, तो ऐसे क्षेत्रों में आग का फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आग लगने से जंगल के अंदर 2 नए एलिमेंट पैदा होते हैं, जिनको एक तो कहते हैं स्नैग्स, जो स्टैंडिंग डेड ट्रीज होते हैं, स्टैंडिंग डेड ट्रीज। हाँ, ठूंठ मान लीजिए, ठूंठ भी। हाँ, ठूंठ नहीं, ठूंठ तो बहुत छोटा रहता है, पेड़ खड़ा है लेकिन मर गया है। अच्छा, पत्ते वत्ते कुछ नहीं है, वो पत्ते नहीं है, वो मर गया है। और दूसरा, जंगल जमीन के ऊपर डेड वुड है,
ये दो नए हैबिटेट हैं जंगल के अंदर जो फायर क्रिएट करती है। और बहुत सारे स्पीशीज, खासकर छोटे स्पीशीज जो इकोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो माइक्रोब्स हों, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो केवल डेड ट्रीज में ही घोंसले बनाते हैं। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो डेड ट्रीज को एक तरह से आसपास के एरिया को पे नजर रखने के लिए, ताकि उनके लिए जो प्रे है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो उनको देखना पड़ता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक ये जो स्नैक्स जंगल के अंदर नहीं होंगे या डेड वुड जंगल के अंदर जमीन के ऊपर नहीं होगी, डेड एंड फॉलन ट्रीज जो हैं, तो वो हैबिटेट जो है हमारे इकोलॉजिकली होलसम नहीं होगा। और ऐसा होलसम हैबिटेट क्रिएट करने में फायर्स का रोल रहता है। तो प्रॉब्लम हमारी ये है, क्योंकि हम लोग सभी फायर्स को ट्रेजेडी मान के चलते हैं, तो हम ऐसी फायर्स को भी रोकने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। और जब तक आपने फायर को एक कंट्रोल्ड तरीके से यूज किया तो उपयोगी हैं ही, लेकिन जब फायर्स को हम कहते हैं कि इसे गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, लेकिन अगर फिलिप्स ने कहा था ऐसा। जी, फिलिप्स ने कहा था। अगर हमने इसको फिर अपने नंबर 1 अगर हम इसको समझे नहीं, नंबर 2 इसको हमारे पास इसको कंट्रोल करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो फिर नुकसान होगा। और इसके लिए जिम्मेदारी मेरे ख्याल में बिल्कुल हमारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। हमें एक प्रॉपर फायर पॉलिसी बनाना चाहिए, और जिससे देश की जनता को, देश के डिसीजन मेकर्स को, मीडिया को बताना चाहिए कि भाई ये हमारे एरिया की फायर पॉलिसी है, ऐसी ऐसी फायर्स को हम टॉलरेट करेंगे या प्रमोट करेंगे, और ऐसी ऐसी फायर्स को हम प्रिवेंट करेंगे, और अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए तो फाइट करेंगे उसको। सर, आपके समय में आपने बताया कि लंबी आग लगी थी पन्ना नेशनल पार्क में, या और भी कभी लगी हुई, कभी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी, कभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया इस संबंध में? क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि कभी भी आग की घटना होती है तो फायर कोई एक घटना, बहुत आजकल मीडिया क्योंकि बहुत एक्टिव है, तो फायर जो हैं वो मीडिया में आती हैं। उस जमाने में ज्यादा फायर जो थी वो मीडिया में नहीं आती थी। एक दो बार हुआ। एक बार मेरे को याद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में था, तो हमारे बैतूल जिले की मोदा रेंज में आग लगी थी, जिसकी मीडिया में चर्चा हुई, और एक वकील साहब फोटोग्राफ कोर्ट में पेश कर रहे थे, दिखा रहे थे, और जज साहब बड़े नाराज होते दिख रहे थे मेरे को। तो मैंने फिर आज्ञा मांगी जज साहब से कि साहब मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ उस एरिया का, और मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये जो फायर है अनयूजुअल नहीं है, फायर हमारे जंगल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हर साल लगती है फायर। और फायर का मतलब ये नहीं है कि आग लग गई है तो जंगल वहां रहेगा, नहीं। जंगल मॉडिफाई होगा उसमें, और उसको हो सकता कुछ दिनों में, हो सकता कुछ महीनों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आग वहां लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि जंगल के वो स्पीशीज हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे जंगल जो हैं एक हिस्टोरिकल फायर रिजीम का ही रिजल्ट हैं। तो इनको कुछ प्लांट मरेंगे, और कुछ प्लांट के लिए और कुछ जीवों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी जब आग लगेगी। ये इकोलॉजी जो है वो हमें समझने की जरूरत है। इसमें जो हमारा अपना डिपार्टमेंट बहुत कम समझने लगा है, क्योंकि इसमें बहुत दिनों से एक तरह से चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो आम आदमी है या मीडिया है या जुडिशरी है, उनको तो इसके बारे में समझ और भी कम है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक फायर कल्चर इंडिया में जनरेट करें, और फायर के ऊपर पूरी इकोलॉजी को समझने के लिए समझें, और हमारे स्टाफ को। तो सर, फॉरेस्ट्री स्कूल्स में तो पढ़ाया जाता होगा ना, इस बारे में बताया तो जाता होगा। बस ट्रेजेडी यही है कि हमारे फॉरेस्ट्री स्कूल्स में फायर इकोलॉजी पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं है। फायर को एक बैड एलिमेंट मान के ही पढ़ाया जाता है कि फायर के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, और उसको कैसे फायर को हमें प्रिवेंट करना है, लड़ना है। ये नहीं बताया जाता कि फायर के डुअल रोल होते हैं, और कैसे इसके जो बेनिफिट उसको मैक्सिमाइज करना है, कैसे जो इसके जो डिसएडवांटेज है, नुकसान, उसको कम करना है। इसके ऊपर जोर कम होता है। पहले जो पुराना लिटरेचर था, आपने अंग्रेजों के जमाने की बात की थी, अंग्रेजों के जमाने में मेरे ख्याल में फायर की अंडरस्टैंडिंग शायद हमसे ज्यादा थी। लेकिन आज भी दूसरे देशों में फायर पे रिसर्च हमसे बहुत ज्यादा होती है, और वो फायर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर मानते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपने तो स्पेशली अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में जाकर उनके प्लान्स को देखा है। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में,
कि वो हम्म। फायर को किस तरह से देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। वहाँ एक प्रेस्क्राइब्ड बर्निंग पैटर्न है वहाँ तो। जी, वहां पे उनको उनको उन्होंने हर एरिया के लिए एक फायर मैनेजमेंट प्लान रहती है, और उसके मुताबिक अगर जंगल नहीं जलता है तो उनको जलाना पड़ता है। और कई कंट्रीज में प्रेस्क्राइब्ड फायर लॉज हैं, जिसमें देन द डिपार्टमेंट हैज टू एक्सप्लेन कि भाई इसके मुताबिक आप लोगों ने जंगल को क्यों नहीं जलाया, क्योंकि उससे इकोलॉजिकल लॉस भी होता है और आपके पास फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लोगों के घर हैं, जल जाते हैं। आप देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, अमेरिका में आग लगी, कितने हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि वहाँ अरे ऑस्ट्रेलिया की आग तो पिछली बार शायद 2019 या 18-19 में लगी थी, जो 40 करोड़ तो वहाँ जीव जंतु मर गए थे सर। नहीं नहीं, उसमें वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक बात मान लो, रिपोर्ट्स तो यही थी। ऐसा है हमारे यहाँ, ये थोड़ा सा चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताने का रिवाज है। मेरी बात ध्यान से सुने। जंगल में जो मैमल्स हैं, जिनको हम आमतौर पर गिन पाते हैं, वो आग से बहुत कम मरते हैं। सेंस कर लेते हैं, भाग जाते हैं हाँ, जंगल, वो शहरों की तरफ, गांवों की तरफ। दे कैन गेट आउट बाय एंड लार्ज। कभी कभार हो सकते हैं, या कोई यंग वंस, उनके बच्चे कहीं फायर में ट्रैप हो गए, और या फिर कोई बीमार वार हुआ तो वो ट्रैप हो गया। पर बाय एंड लार्ज जो मेजर स्पीशीज हैं, मेजर मैमल्स हैं, वो बहुत कम उनका डेथ होती है। और जो जो मरते हैं आग में, चाहे छोटे जो स्लो मूविंग एनिमल्स हैं, उनकी भी हजारों सालों की जो एवोल्यूशन है, उसके आधार पर दे आर इजीली एबल टू रिकॉलोनाइज द प्लेसेस, एंड लॉट ऑफ पीपल सॉरी लॉट ऑफ एनिमल्स know where to hide when a fire comes. They can go under fallen logs or under rocks, or many can burrow underground. They can spend their time underground. So there are so many ways. एंड जो स्पीशीज में फिजिकल नुकसान होता है, कोई उनमें से जो उनके जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ अगर होती है, तो उनके ब्रीडिंग पैटर्न ऐसे एडजस्टेड हैं कि पोस्ट फायर उनका ब्रीडिंग रेट बढ़ जाता है, दे आर एबल टू रिकॉलोनाइज दोस प्लेसेस। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ ज़रूरी है कि वो फायर जो है अपने आप से लगी हो, वो एक पैटर्न से लगी हो। ये नहीं कि अगर किसी ने जानबूझकर लगा दी तो हो सकता है पूरा चक्र गड़बड़ हो जाए। हाँ, दोनों चीजें हैं। देखिए, अधिकतर कंट्रीज में पॉलिसी ये है कि ऑल नेचुरल फायर्स विल बी अलाउड टू बर्न देमसेल्फ आउट, व्हाइल ऑल मैन मेड फायर्स विल बी पुट आउट एक्टिवली। यहां तक के नेचुरल फायर्स को अगर कोई मैन मेड बैरियर रोकता है, तो साउथ अफ्रीका में तो ये भी सिस्टम है कि आपको फायर उसके दूसरी तरफ जाकर लगानी पड़ेगी, और फायर को अपने आप बुझने का मौका देना पड़ेगा। तो लेकिन ये जनरल है, लेकिन सब जगह सिचुएशंस जो है अलग अलग होती है, और इस पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। जैसे अगर बहुत छोटा एरिया है आपका, 100-200 स्क्वायर किलोमीटर की सेंचुरी है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक बार आग लगी तो हम बुझाएंगे नहीं। तो उसमें आपने ये देख लिया है कि हमारा हिस्टोरिकल फायर रिजीम ये है कि उसके मुताबिक जंगल जो है हर 4 साल में या 6 साल में जलना चाहिए पूरे का पूरा। तो आप उसको 4-6 पोर्शन में बांट सकते हो। अगर उसमें आग लगी तो ठीक है, नहीं तो आप खुद लगा लेंगे। तो आप देखेंगे बहुत नुकसान ना हो। आप समझते हैं कि उसको अपने कूल सीजन में, जब फ्यूल बहुत जिसमें मॉइस्चर हो, टेम्परेचर भी ज्यादा ना हो, तब कर लेंगे आप। इस तरह से वो सिस्टम जो है वो चलते हैं अलग अलग कंट्रीज। अच्छा, भारत के हिसाब से क्या फायर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए आपके हिसाब से? हमने फायर के बारे में बहुत अभी तक एक इंटीग्रेटेड रूप में सोचा नहीं है कि केवल एक स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018-19 में वर्ल्ड बैंक की मदद से करवाई थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए हैं। उन्होंने ये फिर कहा है कि फायर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स, जिसमें हम जो नेचुरल जो हिस्टोरिकल फायर रिजीम है उसको समहाउ मिमिक करने की, उसको इमिटेट करने की कोशिश करना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, कहीं बहुत हैवी रेनफॉल है, कहीं लो रेनफॉल है, हमारे पास डेजर्ट भी हैं, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। तो सबकी अलग अलग एवोल्यूशन है फायर के संबंध से। तो लोकल जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जो लोकल हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक प्रॉपर स्टडी करके कि इनका हिस्टोरिकल फायर रिजीम क्या रहा है, या हम मैक्सिमम डाइवर्सिटी कैसे पैदा कर सकते हैं जंगल के अंदर, कैसी फायर का इस्तेमाल करें, या ऐसी फायर रोकने के लिए जो बहुत डिवास्टेटिंग हो,
हम कितनी फ्रीक्वेंसी पे जंगल को जलाना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो एनिमल्स हैं वहाँ उनके लिए फॉडर ना कम हो जाए कि आपने भाई हमने तो जंगल 6 साल में इसको बर्न होता रहा हिस्टोरिकली, अब उसमें आपको फॉडर की कमी हो जाए। तो बहुत सारे आपको प्रैग्मेटिक उसमें इंटरवेंशन करनी पड़ेंगी। तो लेकिन उसमें एक इंटीग्रेटेड सोच नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी करने की जरूरत है। अच्छा, आपने अपनी किताब में जिक्र ये भी किया है सर कि भारत में कोई भी राज्य अपने स्टाफ को वाइल्ड फायर्स को कैसे टैकल करना है, कैसे ट्रीट करना है, उस बारे में ट्रेनिंग नहीं दिलाता है। तो ये हाँ, खामी नहीं क्यों? ऐसा नहीं ट्रेनिंग कराता है, लेकिन इसको बहुत कम है, मतलब स्कोप ज्यादा नहीं है। बहुत ही लो टेक ऑपरेशन माना जाता है। इसको करना क्या, बुझाना है तो मतलब आप मार मार के बुझाइए। आमतौर पर यही माना जाता है। हमारे पास कोई टूल्स या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है वो बाय एंड लार्ज कमी है। बीच में एक दो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इंडिया ने किए थे एफएओ के साथ मिलके 80s 90s में, मेरे को याद है। बहुत हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, बहुत सारा सामान उन दोनों आया था। लेकिन उसके बाद लगता है या तो लगा हुआ कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और दिस इज टू एक्सपेंसिव वे टू गो, तो उसका फिर आगे बढ़े नहीं हम लोग। तो अभी मौजूदा समय में हम इन घटनाओं को कैसे पता लगाते हैं? जैसे सैटेलाइट सिस्टम तो सबसे ज्यादा हो गया है, उस सैटेलाइट से पता चल जाता है। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम तो लोकल लोगों को ही डेवलप करने पड़ते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको। जैसे हमारे नेशनल पार्क्स में सब जगह फायर ऑब्जर्वेशन टावर्स बने हुए हैं और सभी जगह लोग वायरलेस लेके बैठे हुए हैं। और आजकल जीपीएस आ गया है, तो सभी जगह जीपीएस की वजह से लोकेशन पता चल जाती है कहाँ पे कोई इंसिडेंस हो रही है। तो और ये पूरा अपने को एक तरह से लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन से मदद मिल जाती है। दूसरा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और कई स्टेट्स ने अपने लेवल पे भी सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग का सिस्टम भी इजाद कर रखा है, जिससे एक एसएमएस सिस्टम डेवलप्ड है कि जब कहीं आग लगती है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो सिस्टम, जो सैटेलाइट सिस्टम है, वहां से एक एसएमएस जनरेट होता है जो उस क्षेत्र के सभी लेवल के इंचार्ज को खबर भेजता है। उनकी खबर जो है पीसीसीएफ को भी जाएगी, लोकल कंजर्वेटर को भी जाएगी, डीएफओ को भी जाएगी, राइट आउट टू द फॉरेस्ट गार्ड। वो चली जाती है कि आपके क्षेत्र में आग लगी है। वो आदमी जितनी जल्दी जाके मौके का इंस्पेक्शन करके, कभी कभी वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है कि हो सकता है जहां आग लगी है वो जंगल ना हो, किसी का खेत हो, और जितनी जल्दी रिस्पांस टीम को इकट्ठा करना है वो फिर वो कर सकते हैं। तो अभी तो काफी अच्छा हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आ गई है, वायरलेस आ गए हैं, गाड़ियां काफी हो गई हैं, जीपीएस आ जाने से काफी लोकेशन पिन पॉइंट करना आसान हो गया है। तो अब काफी आसानी हो गई है। और पहले ये नहीं था, हमारे पास केवल झाड़ू या फायर को बीट करने के लिए झाड़ियों के पत्ते, ये चीजें होती थी आग को संभालने के लिए। बट अब काफी इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। जब इतने इम्प्रूवमेंट हो गए तो फिर हम समय रहते काबू क्यों नहीं पा पाते हैं? कई बार आग बढ़ भी जाती है। नहीं, आप देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जो मीडिया में आती है साल में 2-4 ही घटनाएं आती हैं। बाकी फायर जो हैं 99% फायर जो हैं किसी को पता नहीं चलता है। लोकल लेवल पे 1 हेक्टर 2 हेक्टर आधा हेक्टर जंगल जलने के साथ ही लोग संभाल लेते हैं। तो वो क्योंकि जंगल को इस तरह से मैनेज किया जाता है। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फायर अच्छी चीज नहीं है। सारे जंगल में फायर लाइंस बनी हुई हैं, फायर ट्रेसिंग होती है, और फायर जंगल के अंदर फायर वॉचर्स रखे जाते हैं। और कई कई एरियाज में तो ऐसा है कि फायर फाइटिंग स्क्वाड्स जो है वो रेडी रहते हैं, डेडिकेटेड, उनको कोई काम नहीं। आप तो गाड़ी और वायरलेस और बंदा और साथ में जो सामान चाहिए रेडी रहेगा, इवन ड्रिंकिंग वाटर के साथ। जैसे ही खबर आएगी तो पूरी की पूरी टीम भाग लेगी। तो अभी हमारा कंट्रोल, जैसे आप मैंने बताया कि डेटा ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में फायर इंसिडेंसेस और एक्सटेंट ऑफ फायर डैमेज इज गोइंग डाउन। Not as per my study, as per Forest Survey of India reports, and also by studies done by space scientists from ISRO and other space agencies. Hello, this trend is not in accordance with global trends. Globally हम ये मान के चल रहे हैं with global warming and climate change, फायर जो है वो बढ़ रही है। लेकिन उनके यहाँ दूसरे देशों में सिचुएशन थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ वी आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। हमारे यहाँ जंगल और आदमी का इंटरेक्शन अलग तरह का है। वहाँ नेचुरल फायर ज्यादा होती हैं, हमारे मैन मेड फायर ज्यादा होती हैं। तो अगर हम सेंसिटिव हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आग नेचुरली कम हो सकती है। जबकि वहाँ की जो फायर्स हैं वो ज्यादातर बेकाबू किस्म की होती हैं, क्योंकि जब मीलों तक कोई आदमी नहीं है, आग जब बहुत बड़ी हो जाएगी तभी खबर मिलती है। बिल्कुल।
हाँ, हमने देखा सर कि जब अमेज़न के जंगलों में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगी या तुर्की के जंगलों में लगी या फिर इटली के जंगलों में लगी, बड़े पैमाने पर लगी तभी हमें पता चला। फ़िलहाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम खुद से आग लगाते हैं, कंट्रोल्ड बर्निंग करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग करते हैं, तो उसके कुछ ख़ास तरीके होते होंगे, कैसे वो आग लगाई जाती है? सिंपल तो वो तो वैसे तो आसान चीज है। आपको आग लगाना है तो आपको दिया सलाई चाहिए और फिर आप उसको आगे बढ़ाते जाएं। तो अब हमारे पास वो बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं होते। कई जगह तो, कई कंट्रीज में तो हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से आग के वो इंसेंडरी डिवाइसेस जो हैं वो नीचे गिराए जाते हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, देयर आर ब्लो टॉर्चेस, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जिन देशों में कल्चर है वहां है। हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल, जहाँ कहीं अब कंट्रोल बर्निंग करनी होती है, जैसे कुछ स्टेट्स में हमारे, चाहे उत्तराखंड में, कुछ एरियाज में, आसाम में, जहाँ बहुत ही मॉइस्ट वेटलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, जहाँ वो फायर का इस्तेमाल करते हैं ग्रासलैंड को मेंटेन करने के लिए। तो वो जनरली जब उस ड्राई सीजन होता है तो जगह जगह उसको आग को लगा देंगे, किनारे से पहले उसकी जो जो उसको किनारे साफ कर लेंगे ताकि वहां से आग बाहर ना फैले। और उसके बाद फिर जगह जगह चारों तरफ अपने गार्ड्स एंड स्काउट्स को पोस्ट कर देंगे, अगर कहीं बाहर फायर निकलने की कोशिश हो तो उसको मौके पर संभाल लें वो। और अंदर उसको जगह जगह टॉर्चेस बना के उसको, चाहे दियासलाई से, चाहे एक किसी तरह से, जैसे अपन झाड़ू जैसा कुछ बना के उसमें आग लगा के जगह जगह उसको लगाते जाए। अच्छा सर, आग बुझाने के तरीकों पर भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर एक टेक्निक जिसका बड़ा जिक्र होता है कि आग लगी हो और पीछे से एक और आग लगाई जाए, बैकफायर एक तरीका होता है, तो वो कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे आग को और आग लगा के ख़त्म किया जाता है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। स्टैंडर्ड टेक्निक है, जहां कहीं लगे कि आपकी फायर लाइन पास में नहीं है और वहां तक पहुंचने में आग काफी तेजी से बढ़ रही है, तो आप एक टेम्परेरी लाइन क्लियर करके एक छोटी फायर शुरू कर सकते हैं, विच स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द एडवांसिंग फायर। पीछे की तरफ जाएगी वो, ताकि जो बड़ी फायर को जो फ्यूल मिलने वाला है वो खत्म हो जाए। मतलब एक तरह से ये ऐसा हुआ जैसे हम नहीं कि पानी अगर कहीं फैल जाता है तो उंगली से उसको इशारा करके बता देते हैं कि फला जगह चले जाओ। शायद एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बस सिंपल है कि आग को तो जलने के लिए फ्यूल चाहिए। अगर आपने एक छोटी फायर लगा के एक लाइन पहले साफ कर ली आपने, और उस लाइन से फिर आपके ऑन द साइड जिस से आपकी फायर आ रही है, अगर आपने वहां आग लगा दी तो वो धीरे धीरे जो बड़ी आग उस तरफ बढ़ती जाएगी, और जब दोनों फायर मिल जाएंगे तो आपस में वो दोनों बुझ जाएंगे, क्योंकि ना इसको अब फ्यूल मिलेगा ना उसको फ्यूल मिलेगा। तो इस तरह से ये बहुत कॉमन तरीका है, लेकिन जब फायर बेकाबू होती दिखे तभी इसको यूज करते हैं। और नॉर्मली हमारे खासकर मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया में तो पेड़ों की डालियां लेके, या कुछ हमारे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कुछ फायर बीटर नाम का एक छोटा सा टूल डिजाइन कर रखा है, एंड फायर रेक्स हैं कुछ एरियाज में, कुछ वो प्रॉपर स्टील की हैं, कुछ एरिया में बांस की बना लेते हैं सामने उसके एक तरह से लाइन क्लियर करने के लिए। तो कुछ एरिया को लाइन क्लियर करके हम सन बचा लेते हैं, कुछ एरिया को फायर को बीटिंग करके बुला लेते हैं। अब कहीं कहीं पानी का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि पहले तो पानी ले जाने का सिस्टम नहीं था, गड्ढे भी खोदे जाने लगे, गड्ढे खोदते हैं। अब फायर टैंकर हमारे पास, सॉरी वाटर टैंकर्स हमारे पास अब अवेलेबल हो गए हैं, हर डिवीजन में एक एक दो फायर टैंकर्स भी अवेलेबल हैं। तो जहाँ कहीं जरूरत हो लोगों को पानी पिलाने के लिए भी, फायर फाइटर्स को, और आग को बुझाने के लिए भी इन टैंकर का इस्तेमाल होने लगा है। अच्छा, सॉइल वाटर पर क्या असर पड़ेगा? इस पर तो यही कहा जाता है कि आग लगने से जो उर्वरता है जमीन की वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है, पानी भी पॉल्यूटेड होता है। अगेन मैं कह रहा था कि बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है ये। जरूरी नहीं, कुछ एरिया में आग के बाद प्लांट्स का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्लांट मरे हैं उनके मिनरल्स मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो जो नए पौधे उनको अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी एक कई बार टेम्परेरी फिनोमेना रहता है, कुछ साल तक ये फिनोमेना देखने में मिलता है, लेकिन बाद में फिर उसके जो है वो रिजल्ट जो है वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो सॉइल को कई तरह से इफेक्ट करता है। पहला तो काम, जब आग लगती है तो सॉइल के ऊपर जो कवर है, जो प्रोटेक्शन है, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे डेड प्लांट मटेरियल हो, चाहे डिकेड प्लांट मटेरियल जिसको ह्यूमस कहते हैं,
तो ये अगर जल जाते हैं तो सॉइल एक्सपोज हो जाती है, कई एरिया में एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है, जिससे जो जो जमीन के अंदर पानी है तो वो जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एरिया की ड्राइनेस जो है, डेसिकेशन जो बढ़ जाती है, तो ये असर हो सकते हैं। लेकिन दूसरा लें अपन, क्योंकि जो पौधे हैं वो भी जमीन में से पानी को सक करके हवा में भेजते हैं, इसको हम इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। हाँ, तो जब आप इवेपो ट्रांसपिरेशन, जब पौधे मरते हैं आग लगने से तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन में जो पानी है वो बना रहता है। और कई एरिया में तो ऐसे भी रिसर्च केसेस सामने आए हैं कि जंगल में आग लगने से कुछ झरने जो कई सालों से सूखे पड़े थे उनमें पानी आ गया, क्योंकि जो पानी पौधे हवा में फेंक रहे थे वो बंद हो गया और जो अंडरग्राउंड वाटर फ्लोज थे वो चालू हो गए। तो जैसे मैं कहती हूँ कॉम्प्लेक्स चीज है, कई जगह इस रिवर फ्लो में जो जो वाटर फ्लोज हैं, नदियों में झरनों में बहुत फर्क पड़ता है। और अगर ऐश बहुत सारी जो राख है अगर नदियों में मिल जाती है तो वो नदियों को पोल्यूट भी कर सकती है, और उसका जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियां हैं या और जो पौधे हैं, उनके ऊपर असर हो सकता है। अगर तो थोड़ा जाता है मटेरियल मिनरल तो हो सकता है उसका फायदा हो मछलियों को, लेकिन अगर आपने ओवर कंटामिनेशन कर दिया है तो कभी एक आग लगने के बाद मछलियों की मास डेथ भी देखने में मिलती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये चीजें जो हैं। तो और इसको एक बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। अच्छा सर, अभी जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लगी हुई है और वहाँ के जो वन कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, कुछ मांगे हैं उनकी, और नियम तो ये कहता है कि अगर कहीं आग लगी है तो जो वन कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, भले ही उनका मान लीजिए कहीं ट्रांसफ़र भी हो रहा हो या उनको जल्दबाजी में कहीं निकलना भी हो, तो उनकी पहली ड्यूटी ये रहेगी कि वो आग को कंट्रोल करें जाकर। तो अभी इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे जब वो आग लगी हुई है और वो धरने पर बैठे हुए हैं? ये अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, मुझे छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक इस केस का नहीं पता है, लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट मैनुअल एक ही है, उसमें बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि अगर किसी अधिकारी को, या आप अपने क्षेत्र में हो दूसरे क्षेत्र में हो, अगर आग दिखती है तो आपको सब कुछ छोड़ के उस आग को बुझाने जाना है। बिल्कुल। तो जो लोग आग सीजन में धरने पर बैठे हैं, मेरे ख्याल में प्रोफेशनली उनकी कमिटमेंट जो है वो मेरे ख्याल में एक तरह से डाउटफुल हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर लेकिन कारण क्या है उसके, उनकी कितनी जस्टिफाइड है जो भी एजिटेशन है, इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी। आखिर में बस आपसे यही जानना चाहूँगा कि भारत में आग लगने की जो घटनाएं हैं उनको टैकल करने के लिए सरकार को किस तरह से, एक बहुत क्रिस्प आपसे जानकारी कि किस तरह से प्रशासन को, किस तरह से सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें फायर साइंस जो है, फायर के बारे में जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, उसको इंडिया में सेंटर स्टेज लाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी भी फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो इंटरनेशनली जो फायर के ऊपर रिसर्च हुई है उसको समझें, और फायर के जो नुआंसेस हैं कि फायर को कैसे हम यूज कर सकते हैं, और कौन सी फायर को हमें एक्टिवली पुट आउट करना है, कौन सी फायर को टॉलरेट करना है, कौन सी फायर को हमें एनकरेज करना है। तो ये जानने की जरूरत है। उसके बाद हर क्षेत्र के लिए एक फायर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। जैसे कई क्षेत्रों मैंने बताया 8-9 महीने उनका जो स्टाफ है इंडिया के बाहर, वो केवल बर्निंग पे लगा रहता है कि हमारा जंगल जो है 8-9 महीने हम कहाँ कूल फायर हमें शुरू करनी ताकि बड़ी फायर से बचा लें, वो 8-9 महीने यही काम करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि वहाँ ये अंडरस्टैंडिंग है कि फायर का हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे पौधों पे, हमारे जानवरों पे, हमारी सॉइल पे, हमारे वाटर फ्लोज पे क्या असर हो रहा है। उसको पहले तो सबसे बड़े जरूरत है हमें ज्ञान प्राप्त करने की, और फिर उसके बाद हर क्षेत्र के लिए एक फायर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने की, और उसमें फिर जो भी स्ट्रेंथनिंग डिपार्टमेंट को चाहिए हो, चाहे वो ट्रेनिंग के रूप में हो, चाहे इक्विपमेंट के रूप में हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, वो फिर अपने को उसका बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन हर फायर को हम ये मान के चलें कि वो एक ट्रेजेडी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और हर फायर के कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे, हमें ये देखना है कि नुकसान जो है वो कम से कम हो और जो फायदे हो मैक्सिमम। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाबला सर आपका कि आपने अपना समय निकाल कर हमसे बातचीत की और वाइल्ड फायर्स के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी।
और हमारे लिसनर्स को भी पता चला होगा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कि कैसे आग सिर्फ ख़तरनाक नहीं है, उसके सिर्फ नुकसान नहीं है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेस इज़ हार्मफुल इन एवरी वे, यानी अधिकता हर मायने में ख़राब होती है। तो जंगलों में आग भी अगर एक हद से ज़्यादा लग जाएगी तो वो नुकसान भी करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया HS पाबला जी आपका। और हमारे जो लिसनर हैं वो अगर हमें इस पॉडकास्ट के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कीजिए, या आप अपना फीडबैक हमें वॉइस नोट के ज़रिए व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर आपसे अर्थशास्त्र में मुलाकात होगी, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। अब अपने दोस्त अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।